नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 उसमें आप क्या बड़े चेंजेस देख रहे हैं? Tax should not be the sole criteria. मान लीजिए मैं अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे देता हूँ, स्पाउस को देता हूँ या अपने रिलेटिव्स में कजन्स वगैरह को देता हूँ, तो उन पे टैक्सेशन कैसे लगता है? जैसे मैंने बहुत सारे रिटायर्ड लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम मिडिल ईयर्स में जब हम इन्वेस्ट करते थे तो हमको जबरदस्ती लगती थी। ये जो जबरदस्ती थी ये उनकी बुढ़ापे की लाठी बन गई। भारत में ना एक चीज है, लोग क्या होता है या तो जीरो है या वन है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ रहा है, तो फोर्स डिसिप्लिन इज द ओनली वे। जो जेनजी है ना, जो यंगर लोग है, थोड़ी सी पेशेंस कम है। दोस्तों आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर शरद कोहली। शरद जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं केसीसी ग्रुप के, और इनको 35 ईयर से भी ज़्यादा का अनुभव है फाइनेंशियल मार्केट्स का, टैक्सेशन का, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनको। और आज शरद जी का जो मैंने समय लिया है वो इसलिए लिया है कि हम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, म्यूचुअल फंड्स पे टैक्स, बहुत सारे टैक्स को रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम चाहें कि हम एक टैक्स गुरु से समझने की कोशिश करें। तो शरद जी, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मेरे लिए, मेरी ऑडियंस के लिए काफ़ी लर्निंग वाला सेशन होने वाला है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच राहुल, और आपके सभी चैनल के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरे ग्रीटिंग्स। ग्रेट, थैंक यू। शरद जी, मैं सबसे पहले ना, अभी जो आजकल हमें सुनने में आ रहा है और मालूम भी हम सभी को कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल से, जहां तक मेरी नॉलेज है, उसमें आप क्या बड़े चेंजेस देख रहे हैं? स्पेशली मैं सैलरीड लोगों के लिए समझना चाहूंगा, मतलब बड़ी हेडलाइंस क्या है। आई नो बहुत सारे वैसे चेंजेस हुए हैं कि भाई सेक्शंस कम हुए हैं, चैप्टर्स थोड़ा जो पुराना इनकम टैक्स का जो हमारा एक्ट था 1961 का, उसको हटा के अब 25 का नया एक्ट आया। लेकिन सैलरीड लोगों को क्या टॉप 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके हिसाब से समझने चाहिए इस पूरे नए टैक्स एक्ट में? देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा कि जो नया एक्ट आया उसका उसका जो एक तरह से इसको बहुत आसान भाषा में समझे तो कोई व्यक्ति था, उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, 65 साल पुराने, 65 ईयर्स ओल्ड। और उससे भी पहले 1922 का था, फिर 1961 में, 1961 में ये एक्ट बना था। तो अभी फिलहाल जो एक्ट था 65 ईयर्स ओल्ड था। तो पुराने से कपड़े पहने हुए थे, फट गए थे, उलझ गए थे, उन पे चेपियां लग गई थी, उन पर सिलाई हो गई थी, कहीं से रफू हो गया था। तो आप ऐसे समझिए कि व्यक्ति वही है, सिर्फ उसको एक मीन लीन बिल्कुल कपड़े पहना दिए हैं जो बिल्कुल सदे हुए हैं, उसके साइज के हिसाब से हैं। और पहले वो बड़ा भद्दा सा लगने लगा था, इनफैक्ट पहचाना ही नहीं जाता था वो व्यक्ति है कौन। ऐसे कपड़े हो गए थे कि उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। अब इसी को मैं टैक्स में घटाऊं तो वो एक्ट पुराना जो था वो इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था। 298 उसमें सेक्शंस ओरिजिनली होते थे, सब सेक्शंस, प्रोवाइजो, सब सेक्शंस, सारा कुछ मिला के 800 से ऊपर उसमें सेक्शन बन गए थे। 65 साल उसको हो गए थे। तो आई थिंक देयर वाज अ नीड कि इसको अब सिंप्लीफाई किया जाए। और पढ़ने वाले को, हम टैक्स पेयर को तो वो समझ आता नहीं था। इनफैक्ट जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स थे उनको भी कोई प्रोविजन दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ता था, तब वो समझ में आता था। तो आई थिंक द फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीडीटी को लगा, बहुत टाइम से चल रहा था नया एक्ट। पहले एक डीटीसी आया था, आपको याद होगा, 2009 की बात है, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, फिर कुछ और काम हुआ, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और फाइनली इस पे काम चला। और मेरी कुछ मीटिंग्स हुई सीबीडीटी में, उन्होंने मुझे बताया कैसे सारी प्रक्रिया चली। खैर उसमें हम नहीं जाते, वो लोगों के लिए इतने काम की नहीं है कि बैक एंड पे क्या एफर्ट किए गए। लोगों को इससे मतलब होता है कि हमें कितना इससे फायदा होने वाला है या हमारे लिए क्या बदलाव है। तो फाइनली इसको 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया गया। इसको इसको बोलते हैं 2025 इनकम टैक्स एक्ट 2025। और पहले जो इनकम टैक्स एक्ट था, जैसे मैंने बताया, 1961 था, उसमें जो रूल्स थे 1962 के थे। इसके रूल्स 2026 के। नॉर्मली रूल्स अगले साल नोटिफाई किए जाते हैं, तो नए सेट ऑफ रूल्स है। तो बेसिकली जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं अपना, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं: कैपिटल गेन, बिजनेस, सैलरी, अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी। ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। पांचों सोर्सेज वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं है। जिस तरीके से कंपटीशन बनती थी, उसमें बदलाव नहीं है। सिर्फ इस एक्ट में एक ये फर्क आया है कि पहले कंपटीशन बनाने का तरीका पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ था पुराने एक्ट में, इसमें एक कॉम्पिटेशनल फॉर्म में
उसको उसको प्रॉपर जैसे कंपटीशन बनती है उस फॉर्म में लिखा गया है। तो पहले तो ये समझना सबके लिए बहुत जरूरी है दैट देयर इज बेसिकली नो चेंज इन योर टैक्स। और वह ओल्ड रिजीम होती थी, न्यू रिजीम होती थी, वो भी अभी भी वैसे ही चल रही है। जो व्यक्ति ओल्ड रिजीम में जाना चाहता है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो ओल्ड में जा सकता है, जो नई में जाना चाहता है वो नई में जा सकता है। सो देर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द फैब्रिक ऑफ टैक्सेशन। कुछ एक चेंजेस अब होता क्या है इसमें, तो कुछ लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि फाइनेंस बिल जब आता है 1 फरवरी को, जो बजट प्रेजेंट होता है उसके बाद फाइनेंस बिल आता है, तो उस फाइनेंस बिल में चेंजेस आते हैं। उस फाइनेंस बिल के चेंजेस अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए राहुल, ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि जो फाइनेंस बिल के चेंजेस थे वो भी 1 अप्रैल से ज्यादातर लागू किए जाते हैं। नॉर्मली वो तो हर साल ही होता है। और इस बार ये नया इनकम टैक्स एक्ट भी 1 अप्रैल से लागू हुआ। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये चेंजेस जो हैं ये नए इनकम टैक्स एक्ट की वजह से आ रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि पहली बात तो इनकम टैक्स एक्ट, जैसे मैंने कहा, फैब्रिक उसका सेम है। 800 से ऊपर सेक्शन थे, इसमें 500 550 के बीच में टोटल सेक्शंस हैं अगर हम सेक्शंस गिने तो। नंबर ऑफ फॉर्म्स भी कम कर दिए गए हैं। कुछ चेंजेस हम मेन चेंजेस लें जो बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उसमें ये कि पहले आप प्रीवियस ईयर बोला करते थे और एक असेसमेंट ईयर बोला करते थे। हमेशा टैक्स पेयर को 2 साल याद रखने पड़ते थे कि मेरा, आप जैसे आज हम मान लीजिए अप्रैल में बैठे हैं तो हम प्रीवियस ईयर 26 27 में है और हम असेसमेंट ईयर 27 28 में बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता था, लोग गलत भर देते थे, असेसमेंट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर की जगह असेसमेंट ईयर। तो उसको आई थिंक ये फाइनली इसको डिपार्टमेंट को रियलाइज हुआ और पॉलिसी मेकर्स को रियलाइज हुआ कि ये वाकई में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो असेसिंग अथॉरिटीज है, उनको तो पता लग जाता है पर आम टैक्स पेयर कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें अब खाली एक टैक्स ईयर नाम से बना दिया गया है। एक ही साल अब आपको जिक्र, यानी कि अभी जो 26 27 चल रहा है ये टैक्स ईयर है। कोई असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा चेंज है किया। दूसरा बड़ा चेंज आया कि जो क्रिप्टो एसेट्स वगैरह में डील करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में, उसको अब एक वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट कैटेगरी बना दी गई है। उस कैटेगरी के अंतर्गत ये सारा का सारा क्रिप्टो एसेट्स डाल दी गई है, उसकी टैक्सेबिलिटी उसमें डाल दी गई है। और ओवरऑल ओवरऑल जो लैंग्वेज आप अगर पढ़ेंगे नए वाले एक्ट की, तो वो लैंग्वेज ऐसी बनाई गई है कि कॉमन टैक्स पेयर उसको पढ़ के और उसको उसको कंप्लायंस कर सकता है, उसको समझ सकता है। और यही आपको चेंजेस जो फॉर्म्स आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करने के, वो फॉर्म्स के भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 नीचे फुट नोट्स लगा दिए गए। और अब आपको लगेगा कि आपको अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है टैक्स का कोई प्रोविजन समझने में, तो आपको एक प्रोफेशनल के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या टैक्स लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें तो उसको आप खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉर्ट इट आउट योर सेल्फ। सो यू डोंट नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल और एन एक्सपर्ट। आप उसको आराम से लैंग्वेज पढ़ के खुद कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इसके साथ, जैसा मैंने कहा कि चेंजेस फाइनेंस बिल में हुए, पर लोगों को कंफ्यूजन ये हुआ कि भाई ये तो चेंजेस जो हैं ये हमारे नए इनकम टैक्स एक्ट की वजह से आ रहे हैं। तो वो मैं चेंजेस के यहाँ जिक्र कर देता हूँ क्योंकि चेंजेस तो कुछ ना कुछ हर साल ही होते हैं। हमेशा ही कोई ना कोई, उदाहरण के तौर पर इस पुराने वाले एक्ट में बहुत सारे आउटडेटेड प्रोविजंस भी थे। जैसे एक प्रोविजन में आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिला करता था 100 रुपए प्रति वर्ष, प्रति बच्चा, प्रति चाइल्ड। तो वो 100 रुपए, मुझे नहीं पता कौन से जमाने का था, कौन से स्कूल की फीस आजकल 100 रुपए होती है। इतने तो बच्चे एक दिन में, इससे ज्यादा कैंटीन में खर्च कर देते हैं। पर वो चला आ रहा था, उसको अब बढ़ा के 3,000 रुपए कर दिया गया है। तो सम आउटडेटेड प्रोविजंस हैव बीन रिमूव्ड। कार का परक्विजिट हुआ करता था वो 1,600 1,800 रुपए, उसको बढ़ा के 5,000 3,000 कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। सो सम आउटडेटेड प्रोविजंस हैव बीन रिमूव्ड। पर वो, फिर मैं जोर देना चाहूंगा, ये नए एक्ट की वजह से नहीं, ये फाइनेंस बिल में जो चेंजेस होते हैं, जो हर साल होते हैं, उन चेंजेस की वजह से इसको किया गया है। नंबर ऑफ फॉर्म्स जो यूज किए जाते हैं, वो फॉर्म्स की गिनती भी कम कर दी गई है। और थोड़ा सा अगर आप एक्ट को देखेंगे तो वो टैबुलर बन गया है। पहले वो प्रोज फॉर्म में था, टेक्स्ट फॉर्म में था, अभी उसमें टेबल्स आ गई हैं। अगर आप एक्ट खोल के देखेंगे नया वाला, तो इट इज मोर इन अ टैबुलर फॉर्म। बहुत सारे रूल्स टेबल फॉर्म में है, तो उससे वो टेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम हो गए। इनफैक्ट जो लैंग्वेज है, ना केवल उसके पेजेस कम हुए हैं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज, बिकॉज उसमें टेबल्स ऐड हो गई हैं, बट कम शब्दों में अब उसी बात को सिंपल भाषा में बताया गया है। राहुल।
ओके ओके, नहीं काफी ये इंटरेस्टिंग आपने मुझे, एक तो क्रिप्टो वाला जो बताया था ना वो मुझे नहीं मालूम था बिल्कुल भी, तो मेरे लिए एक वो नई लर्निंग हुई यहाँ पर। और दूसरा जो आपने ये बताया था जैसे कि चाइल्ड अलाउंसेस जो थे एजुकेशन के, तो ये ओल्ड रेजिम के लिए ही शायद वैलिड है, इजंट इट शरद जी? ये न्यू रेजिम में जो लोग हैं उनके लिए शायद वो मायने नहीं रखेगा। बिल्कुल ठीक है, ओल्ड रिजिम, क्योंकि अलाउंसेस में जो डिडक्शंस हैं और एग्जेम्पशंस हैं वो सभी ओल्ड रिजिम में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से वो 12 लाख रुपए तक का रिबेट आया है लोगों के लिए पिछले साल से, तब से हुआ क्या है कि हमारा एक एनालिसिस और सर्वे कहता है कि करीब करीब 2/3 से 3/4 लोग के बीच में, टैक्स पेयर्स के बीच में, यानी 66 से 75% के बीच में लोग न्यू रजीम में अब चले जाएंगे। तो इसलिए, पर क्योंकि ओल्ड रजीम अभी है, और जैसे मैंने कहा 25 से 33% लोग अभी भी ओल्ड रजीम में होंगे। खासकर ये वो लोग होंगे जिन जो हाउसिंग लोन लेते हैं, जिनके पास एटीसी की स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेडिकल अलाउंस लेते हैं, हाउस रेंट रिसीट देते हैं, उस टाइप के ये लोग होंगे जो कि अभी भी होंगे। एक और बदलाव जो सैलरी वालों के लिए किया गया है, मैं यहाँ बताना काम का होगा कि एम्प्लॉयर से 5,000 रुपए का साल का गिफ्ट एग्जेम्प्ट हुआ करता था। आपको 5,000 रुपए अगर एम्प्लॉयर साल में कोई गिफ्ट देता था तो वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, उसको भी आउटडेटेड समझा गया कि भाई 5,000 कौन से जमाने का है, तो उसको 15,000 कर दिया गया है। दैट इज अनदर चेंज विच हैज बीन मेड, पर अगेन दिस चेंज इज इन द फाइनेंस बिल, एंड लॉट ऑफ पीपल वर मिक्सिंग अप कि भाई ये नए एक्ट में है, पर ये एक्ट नहीं भी आता तो शायद ये चेंजेस फिर भी कर दिए गए होते। बट बिकॉज अब दोनों साथ साथ आए हैं तो लोग इसको थोड़ा सा लेके कंफ्यूज है, बट इट इज वर्क, बट चेंज इज ए चेंज। 1 अप्रैल से ये चेंज हो रहा है। एक और चेंज है, अगर आपको लोन मिलता है कंसेशनल अपने एम्प्लॉयर से, तो उसमें 20,000 रुपए तक की लिमिट थी, अभी उसको 2 लाख कर दिया गया, यानी 20,000 रुपए तक का आपको कंसेशनल इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो माफ था, अब उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया। दिस इज अनदर चेंज विच इज बीन मेड। वो आपके परक्विजिट में ऐड नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक बात पकड़ी कि ओल्ड रजीम में जो अलाउंसेस और जो एग्जेम्पशंस हैं और डिडक्शंस हैं, ये सारी की सारी ओल्ड रजीम। न्यू रजीम में अब जो मेन डिडक्शंस बची हैं वो नोट करनी जरूरी है। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की सैलरी वालों के लिए होती है, और एक एनपीएस अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो वो आपकी न्यू रजीम में भी लेती है, क्योंकि उसको एक सोशल सिक्योरिटी माना जा रहा है एंड उसको एनकरेज करने के लिए। तो वो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको हम ATCCD 2 पहले कहा करते थे। और इसके अलावा आप, जैसा आपने शुरू में कहा, सेक्शन सारे बदल गए हैं। जो लोगों के मुंह पे चढ़े हुए थे सेक्शंस, इनफैक्ट कुछ सेक्शंस के नाम, प्रोविजन के नाम, सेक्शन के नाम ज्यादा मशहूर हो गए थे बजाय उसके कंटेंट के। जैसे आपको याद होगा इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 420 यहाँ हुआ करता था, उस पे मूवीज बनी, श्री 420, चाची 420 वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा। वो फोर्जरी का सेक्शन था, पर वो सेक्शन कंटेंट से ज्यादा फेमस हो गया था। इसी प्रकार इनकम टैक्स में भी कुछ सेक्शन कंटेंट से ज्यादा फेमस हो गए थे। जैसे एग्जाम्पल लू मैं, सेक्शन सबसे मशहूर सेक्शन ATC, जो लोग टैक्स का ABCD भी नहीं जानते उनको ATC पता होता था कि 1.5 लाख रुपए तक का इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट मिलता है। उसका नंबर अब सेक्शन 123 हो गया है। सो सेक्शन सारे बदल गए, तो आई एम श्योर जो टैक्स के प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए एक एक नई टास्क खड़ी हो गई, जो उन्होंने कई दशक लगाए इनको याद रखने में, रटने में। अब तो टिप्स पे थे उनके सेक्शन, 1 सेकंड में सेक्शन बोल दिया करते थे, क्लाइंट को इम्प्रेस कर लिया करते थे। देखिए ये हमारे CA साहब, वकील साहब कितने बढ़िया जानकार हैं, इनके तो सेक्शन टिप पे हैं। सो ऑल दो सेक्शंस हैव बीन चेंज। आई एम श्योर दे विल टेक सम टाइम to again mug them up, to again get them back on their tips, कि वो आसानी से बोल पाएंगे। So this is the broad framework of the new income tax act. शरद जी आपने काफी सारी डिटेल इसमें बताई हमें, उसमें से एक दो क्वेश्चंस मुझे फॉलोअप के तौर पे आपसे पूछने थे। जी एक तो ये था कि जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें वो उन लोग के लिए आपने जैसे बताया सूटेबल है जो लोग के होम लोन्स चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसमें होम लोन में जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या आप कैपिटल जो पे कर रहे हो उस पे काफी भारी आपको रिडक्शन मिल जाता है 12 लाख के ऊपर, है ना? तो वो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जो जी लोग न्यू टैक्स रेजिम में हैं और उनका कोई होम लोन नहीं चल रहा है, तो इस वजह से उनको न्यू टैक्स रेजिम में चले जाते हैं कि भाई हमें क्या ही फायदा है अगर हमारा होम लोन वगैरह नहीं है कुछ भी। जी तो जो लोग न्यू टैक्स रिजीम में हैं उनके लिए आपने एनपीएस का एक बेनिफिट बताया और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का बताया, लेकिन उसके अलावा और कोई है जो जिससे हम हमारे टैक्स को ऑप्टिमाइज कर पाए, या फिर
बस जो ये दो चीजें आपने बताई वही है? देखिए, मेनली तो ये दो ही चीजें हैं, क्योंकि न्यू रेजीम राहुल बनाने का पर्पज ही यही था। जब ये कंसेप्चुलाइज की गई थी, जब ये लाई गई थी, इसीलिए था बिकॉज आई थिंक वित्त मंत्री महोदया चाहती थी, उस टाइम भी यही थी, कि भाई इसको एक ऐसा सिस्टम हो जो जिसमें कोई डिडक्शन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सीधा सीधा आपको एक रैशनलाइज टैक्स स्लैब सिस्टम हो। उसमें टैक्स रेट भी आपको पता होगा, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से स्लैब 4 लाख से शुरू होता है। 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, इस तरीके के अभी जो नए स्लैब्स हैं, तो उसमें टैक्स रेट्स कम कर दिए गए हैं। तो टैक्स रेट जब कम कर दिए गए तो इसीलिए कम कर दिए गए कि भाई आप अगर कैलकुलेशन करके देख लें, अगर आपको न्यू रेजीम में कम टैक्स आ रहा है, और अब तो पोर्टल पे कैलकुलेटर लगा हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से रेजीम फायदेमंद है। सो आई थिंक फॉर द पीपल हु आर मोर इनटू डिडक्शंस, एग्जेम्पशन, जिनके जैसा मैंने कहा, और ज्यादा मैं देख रहा हूं उन लोगों को आ रहा है जैसे बहुत ज्यादा जो हाउस रेंट देते हैं, अच्छा खासा हाउस रेंट देते हैं, और कंपनी से एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उनको, तो वो, और आपने जैसा कहा कि उन्होंने हाउसिंग लोन भी साथ में ले रखा है, प्लस एटीसी भी पूरा 1.5 लाख लेते हैं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी उनके पास है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अभी भी ओल्ड रजीम, और एक हमने एक वर्कआउट किया कि जो थ्रेशोल्ड क्या है, मैंने देखा कि 15 लाख से के आसपास या उससे नीचे के जो, या मैं इसको ऐसे कहूं कि 12 और 15, 16 लाख के बीच के जो लोग हैं, उनके लिए, किसी किसी के लिए अभी भी 25-30% लोगों के लिए ओल्ड रजीम फायदेमंद दिख रही है। पर जैसे ही आप, राहुल ध्यान दीजिएगा इस पे, जैसे ही आप हायर स्लैब, हायर रेट पे जाते हैं, यानी 15-16 लाख से ऊपर जाते हैं, और एचआरए वगैरह आपके पास नहीं है, और हाउसिंग लोन अगर आपने नहीं लिया हुआ है, तो फिर आपके लिए ओल्ड रजीम लगभग लगभग ना के बराबर काम की रह जाती है। सो आई थिंक इट हैज बीन डिजाइंड इन अ वे। शुरू शुरू में न्यू रजीम पॉपुलर नहीं हुई थी, पर जब लगा, मुझे लगता है वित्त मंत्री महोदया को, कि ये तो मामला हमने बनाई बट इट्स नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव है ना, बहुत लोग इसमें आ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने धीरे 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 उसको अट्रैक्टिव बनाया। सो बट आई वुड अगेन लाइक टू से, राहुल, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब 66 to 75% इस परसेंटेज के बीच में कहीं लोग, अब जब रिटर्न फाइलिंग की डेट आएगी 31 जुलाई की, उनको ऐसा लगने लगेगा कि हमारे लिए न्यू रजीम फायदेमंद है, ओल्ड रजीम से वो दे वुड लाइक टू पार्ट देयर वेज। हालांकि मैं साथ में आपकी इजाजत से जोड़ना चाहूंगा, आपका आपका चैनल फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का ज्यादा है, आई सपोज यू, बाय द वे, आई मीन अपार्ट फ्रॉम टैक्स, मैं इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पे ज्यादा बोलता हूँ। आज तो आप मेरे से टैक्स पे बुलवा रहे हैं, बट इसलिए मैं ये अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा इस बात को, राहुल, कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपने इतने साल अपने बिताए हैं, खासकर मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो कि मैच्योर एज के हैं, हु आर 45 प्लस के ऊपर के जो आपके फॉलोअर्स हैं। तो हुआ क्या कि मैंने बहुत सारे रिटायर्ड लोगों से बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम अपने यंगर ईयर्स में या मिडिल ईयर्स में जब हम इन्वेस्ट करते थे, ये 1.5 लाख रुपया, 1 लाख, जो जो भी लिमिट रही होगी उस टाइम, तो हमको ये जबरदस्ती लगती थी। हमको पैसे कई दफे स्ट्रगल करके निकालने पड़ते थे जनवरी और मार्च के बीच में, यार क्या मुसीबत है, ये तो नहीं तो टैक्स कट जाएगा, अकाउंट्स वाले बोल रहे हैं अपना इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो टैक्स कट जाएगा, जबरदस्ती कोई इंश्योरेंस ले, जबरदस्ती एनएससी करा ले, जबरदस्ती पीपीएफ करा लो, ईएलएसएस ले लो। पर आपको हैरानी होगी जान के, राहुल, जो मैं कहना चाह रहा था, ये जो जबरदस्ती थी, ये उनकी बुढ़ापे की लाठी बन गई। टुडे, आज मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए, किसी का 2 करोड़ का, किसी का 3 करोड़ का कॉर्पस बन गया है, वो जबरदस्ती जबरदस्ती करते 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 करते, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनका टैक्स बचता रहा, यू नो एनएससी पीपीएफ से, पर वो करते करते अच्छा खासा कॉर्पस बन गया। तो मैं कहना ये चाह रहा था, राहुल, कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, के आई थिंक इन्वेस्टमेंट इज अ गुड हैबिट। और मुझे अभी भी ये स्कीम्स, हालांकि हम लोग बहुत क्लोजली म्यूचुअल फंड्स को, स्टॉक मार्केट्स को, हम लोग गोल्ड सिल्वर को, हम लोग रियल एस्टेट को, हम लोग जितनी भी एसेट क्लासेस हैं, मैं उनको बहुत क्लोजली, आप मेरे अगर टाइमलाइन पे जाके देखेंगे, मैं जो पॉडकास्ट करता हूं, मैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रोज 6 से 7 टेलीविजन इंटरेक्शंस करता हूं, उस पे मैं इन सब पर, सब एसेट क्लासेस पर बोलता हूं। तो मुझे लगता है अभी भी जो ये इसमें एटीसी में जो एलिजिबल है, जहां जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एनएससी है, पीपीएफ है,
आज भी अट्रैक्टिव है, और आजकल तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू स्टॉक मार्केट का जैसे अभी युद्ध की वजह से भट्टा बैठा हुआ है। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट इज अ गुड हैबिट। उसको सिर्फ इसलिए कि अब हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, अब तो एटीसी, हम तो न्यू रेजीम में आ गए, तो अब हमें क्या फायदा है, हमारे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। आई थिंक दिस इज मिसलीडिंग। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आपको बेसिकली जो उस पर आरओआई आ रहा है वो तो आपके पास आ ही रहा है ना। अगर आपको आज पीपीएफ 7% प्लस दे रहा है तो दे रहा है आपको। अगर एनएससी कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 7.8 7.9 आ जाता है, अगर वो दे रहा है, दैट्स वेरी डिसेंट। और पीपीएफ तो ट्रिपल ई कैटेगरी में है, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। देयर इज नो टैक्स ऑन व्हेन यू इन्वेस्ट, यू सेव टैक्स, योर विड्रॉल इज टैक्स फ्री एंड द इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट इज अ गुड हैबिट। अगर आप न्यू रिजीम में आ भी गए हैं तो कृपया करके इस इन्वेस्टमेंट की आदत को, चलिए 1.5 लाख ही करिए, अभी भी मान के चलिए कि एटीसी आपके लिए कभी हुआ करता था, पर वो करते रहिए। And you'll bless me at the end of your career, when you retire or whenever you've got the corpus. Rahul. शरद जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली अगर वो 1.5 लाख रुपए वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते तो अल्टीमेटली होता ना क्या क्या ना कि वो 1.5 लाख का 1.5 लाख पूरा के पूरा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता। क्योंकि हाँ एज ए ह्यूमन अगर हमारे पास पैसा थोड़ा भी एक्स्ट्रा रहता है ना, तो यार चलो आज ये खरीद लेते हैं, आज वो खरीद लेते हैं, वाइफ ने ये बोला है, बच्चों ने ये बोला है, हस्बैंड ने ये बोला है, ऐसा करके वो पैसा पूरा हो जाता है। और ये आपने जो ये पॉइंट अभी रेज करा ना शरद जी, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग न्यू टैक्स रिजीम में है, क्योंकि चूंकि वहां पर वो बेनिफिट नहीं दिख रहा ना टैक्स का, तो यहां पर एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना। जी और इसीलिए मैं आपसे, आपने एनपीएस का नाम लिया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी, थोड़ा सा मैं डिस्कशन ना अपना म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस की तरफ भी मोड़ना चाहता हूं। मैंने एनपीएस पे 2-3 काफी डिटेल में वीडियोस बना के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी है पास्ट में। और उसमें जितने भी कमेंट्स आए ना उन उन वीडियोस पे, मुझे दो तरह के लोग दिखाई दिए। और मुझे दोनों के ना पर्सपेक्टिव ठीक लगते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। एक तरह के लोग हैं, ये बोलते हैं कि राहुल अगर हम एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आप ये बोल रहे हो ना कि जब विड्रॉ करेंगे रिटायरमेंट के वक्त, हम 60% जब अपना पैसा एनपीएस किटी से निकालेंगे तो वो जी मेरे लिए टैक्स फ्री हो गया, मतलब उस पर मुझे बिल्कुल। कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, वो बहुत अच्छी बात है ना। वो एक सेलिंग पॉइंट है एनपीएस का। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो कैंप है, जो दूसरे लोग हैं, वो बोलते हैं यार राहुल भाई एनपीएस में तो बहुत लंबे समय के लिए हमारा पैसा अटक जाता है ना। और जबकि मैं म्यूचुअल फंड्स में डालता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि भाई मेरा 3 साल का अगर कोई गोल है, या 4 साल का गोल है, 5 साल का गोल है, तो मैं वो प्लानिंग कर सकता हूं म्यूचुअल फंड्स के जी थ्रू, एसआईपीस के थ्रू, या लमसम जैसा भी करना चाहूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसको कैसे हम एक सही बैलेंस तरीके से सोचें कि क्या हमें दोनों को कंसीडर करना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म गोल के लिए एनपीएस, शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स, या फिर आपका कोई अलग ही पर्सपेक्टिव है म्यूचुअल फंड वर्सेस एनपीएस, मोर फ्रॉम ए टैक्सेशन पर्सपेक्टिव एज वेल एज कंपाउंडिंग ग्रोथ जो होती है हमारी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या एनपीएस में भी इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, आप 60% बिल्कुल एनपीएस का विड्रॉल आपका एग्जेम्प्ट होता है, पर आप विड्रॉ आप 80% तक कर सकते हैं, आपको शायद पता होगा। टैक्स एग्जेम्पशन 60 तक है, पर बाकी आप ऐसे विड्रॉ 80 तक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने आपने आपके सवाल में ही जवाब भी थोड़ा सा छुपा हुआ है। अब वो ये कि आपका आपका नजरिया क्या है। आई थिंक एनपीएस इज मेंट एज अ पेंशन। आप अगर इसमें एनपीएस की जगह अगर आप इसको पेंशन 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 बोलते रहेंगे ना, तो आपको जवाब ज्यादा आसानी से मिलेगा। बिकॉज आप इसको पेंशन के रूप में देखेंगे तो उसका बिल्कुल अलग नजरिया हो जाता है। हालांकि और ये डिपेंड करता है आप करियर के किस स्टेज पे है राहुल, आपकी एज क्या है। इफ यू आर इन द यंगर ईयर्स, यू आर 20 बिटवीन 25 एंड 30 और आप शुरू कर रहे हैं, तो फिर एनपीएस आपके लिए एक लंबी जर्नी होती है, क्योंकि हम रिटायरमेंट 60 साल का ले रहे हैं, या जो भी आजकल तो फायर है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, पीपल वांट टू रिटायर एट 45। मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, अभी बातचीत है ये। बाय द वे, ऑन अ लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, पैसा कमाने की इतनी आदत पड़ जाती है कि आप जब खाली बैठेंगे ना 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, और घूमने चले जाएंगे, 1-2 हॉलीडे कराएंगे, उसके बाद फिर आपको याद आएगा यार कुछ पैसे आ तो रहे नहीं, खाली वो फिक्स्ड आ रहा है जो मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया था। तो आपको, यू विल नॉट बी एबल टू डू, आई डोंट बिलीव इन दिस फायर कॉन्सेप्ट, दिस विल नॉट प्रैक्टिकली वर्क। बट एनीवे, तो अगर आप यंगर ईयर्स में है तो एनपीएस बड़ा क्लियर है कि आपका ये रिटायरिंग ईयर्स के लिए। म्यूचुअल फंड में मानता हूं राहुल के म्यूचुअल फंड में भी कम से कम 10 साल का नजरिया होना चाहिए।
अगर आप म्यूचुअल फंड को 1-2 साल 3 साल के लिए रख रहे हैं तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में आपको हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन आपकी ना आ पाए, बल्कि आपको कभी कभी निराशा भी आ सकती है, जो पिछले हमने 2-3 साल में देखा। जब मार्केट जो है 25,000 के आसपास बहुत लंबे समय तक घूमता रहा, और अभी तो बहुत ही नीचे आ गया था, लोगों को डिप्रेशन सा आने लगा था एनी रेट के। सो आई थिंक फंड भी 10 साल का नजरिया होना चाहिए। तो अब आपके सवाल का मैं अगर सीधा जवाब दूं, तो मान लीजिए आपकी एज 45-50 के बीच में है, तो फिर तो एनपीएस और म्यूचुअल फंड करीब करीब बराबर फुटिंग पे आ जाते हैं। यानी कि एनपीएस का भी अगर मैं 10-15 साल का नजरिया रख रहा हूं, और मैं म्यूचुअल फंड्स का भी 10-15 साल का नजरिया रख रहा हूं, तो फिर तो दोनों बराबर। हाँ, आपको म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी देता है, ये बात आपकी मैं सहमत हूं कि म्यूचुअल फंड में आप बहुत जल्दी कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू लिक्विडेट, अनलेस की कोई ग्रोथ ऑप्शन आपने लॉक इन वाला लिया हुआ है, पर ज्यादातर ऐसे नहीं होते हैं। आप कभी भी निकल सकते हैं। पर मुझे लगता है राहुल के कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कहावत होती है, मैं पंजाबी हूं, तो एक कहावत होती है कि पंजाबी में एक लाइन बोलना चाहूंगा, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट करूंगा कि बिल्ली दे सिरहाने दूध नहीं जमता। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर दही जमाना चाहे बिल्ली के किनारे, तो वो कभी जमेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले वो पी जाएगी। तो आपने जो बात कही वो तो खर्च हो जाता है पैसा। तो अगर ये आपको कंपल्सर, मैं अपने ड्राइवर का एग्जांपल आपको देता हूँ। उसको बहुत साल मुझे शिकायत करता रहा, मुझे बचता नहीं। मैं उसको थक गया सिखा सिखा के कि आपको कुछ पैसे अलग रखने चाहिए सर, सब खर्च हो जाता है। और आपको हैरानी होगी, वही शख्स है। मैंने क्या किया, हमने हमारी कंपनी को बोला, मैंने कहा आप इसको पीएफ वगैरह अभी कैटेगरी में नहीं था, हमने उसको पीपीएफ अकाउंट खुलवा दिया। अब पीपीएफ अकाउंट आपको पता है 5 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ओनली 50% आफ्टर 5 years, एंड नाउ ही सडनली कलेक्टेड, पिछले 10 साल में, मेरे पास 15-20 साल से है, पिछले 10 साल से ही कलेक्टेड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो वही व्यक्ति है। देखिए, डिसिप्लिन और जबरदस्ती कहाँ काम आती है। मैं हिंदी में जबरदस्ती कह रहा हूँ, आपने इंग्लिश में उसको बड़ी इज्जत देके डिसिप्लिन कह दिया। मैं सीधा पढ़ता हूँ, हाथ पकड़ के जबरदस्ती बचाते हो कि नहीं बचाते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस आपकी लाइफ की स्टेज पे डिपेंड करेगा। टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी डायरेक्टली, कि आप लाइफ की किस स्टेज पर हैं। अगर आप 45-50 में है तो दोनों इक्वल फुटिंग पे, पर अगर आप यंग है तो म्यूचुअल फंड को अलग रखिए, एनपीएस के लिए फंड्स अलग रखिए। एनपीएस रख रही है अपने बुढ़ापे के लिए, ठीक है। ये मत सोचिए बुढ़ापा किसने देखा यार, आज आज मौज उड़ाओ। आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग नोशन, जो लोग, बिकॉज आप नहीं भी चाहेंगे और जीते रहे तो बुढ़ापा तो आएगा आएगा। आप आंख बंद कर लेंगे तो ये बुढ़ापा नहीं आएगा। बाल सफेद तो होंगे होंगे, रिटायरमेंट तो होंगी होंगी, आपके बच्चे बड़े भी होंगे, कभी ना कभी अंकल लोग कहना शुरू कर देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम एन अल्टीमेट ट्रूथ। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इज लुक एट योर एज, और आप एनपीएस में रखिए। बिल्कुल एनपीएस करना चाहिए, 60% टैक्स एग्जेम्पशन नहीं भी है तब भी करना चाहिए। टैक्स शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट। पता नहीं लोग टैक्स से इतने ऑब्सेस हो जाते हैं राहुल, कि वो टैक्स के पीछे इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का डिसीजन ले। अरे भाई, उसमें आरओआई भी तो आ रही है। अगर टैक्स दे भी रहे हो आप, तो आपको फिर भी कमाई तो चाहिए चाहिए ना उससे। तो यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू डोंट सिंपली वांट द मनी टू वर्क फॉर टैक्स रीजंस। तो ये आपकी बात का सीधा जवाब है, एज बेस्ड डिसीजन ये लिया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, आपने जो एज वाला जो लॉजिक दिया है ना, काफी काफी मेरे साथ रेजोनेटिंग है। और मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि पिछले आई वुड से लास्ट 2 या 3 महीने में मैंने एसआईपी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और उसमें मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं शरद जी, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहूंगा। उनमें से जैसे एक किसी का ये कमेंट आया था कि राहुल कुछ भी हो जाएगा ना, मैं 10 साल तक मेरी एसआईपी तोड़ूंगा ही नहीं। मैंने कहा एक्चुअल में ना, ये जो कमेंट आया है मेरे लिए काफी एक एनकरेजमेंट मिलता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, 2 साल में मार्केट में रिटर्न नहीं आ रहे, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हो गए या बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हो गए, वो बोल रहे हैं कि यार एसआईपीज तो डेड है, एसआईपीज में तो पैसा नहीं बनता। जो द वेरी नोशन ऑफ द एसआईपीज जो लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई 2 साल में कभी भी एसआईपीज ने रिटर्न, कौन सी एसआईपीज ने रिटर्न्स दिए हैं। कोई एक टाइमिंग हो गया, बात अलग है। कहीं बुल रन से जस्ट पहले आपने एसआईपी चालू कर दी, पैसा या बन गया, वो बहुत अलग बात है। एसआईपीज रिटर्न्स तभी देती हैं जब आप उस पर बैठे रहोगे, लेकिन लोगों में जी। पेशेंस नहीं है। तो और दूसरी बात जो आपने कही वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि शायद डिसिप्लिन अगर नहीं आ रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ रहा है,
तो फोर्स डिसिप्लिन इज द ओनली वे। एंड दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग पीपल कि यार अगर आप पूरा पैसा आपसे, भारत में ना एक चीज है शरद जी, मैंने नोट करा है, लोग क्या होते हैं, या तो जीरो है या वन है, या तो मैं किसी हम्म। को बहुत स्ट्रांगली लाइक करूंगा या मैं किसी को बहुत स्ट्रांगली हेट करूंगा। मतलब ट्रू। एक एक मिडिल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि भाई अगर मुझे पता है कि मेरा डिसिप्लिन वीक है फाइनेंस के मामले में, मान लीजिए मैं खर्चा कर देता हूं, तो जी। यार मैं एक पोर्शन एनपीएस में भी डाल सकता हूं और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक मैं म्यूचुअल फंड में भी डाल सकता हूं। मैं क्यों कहूं कि एनपीएस भी बेकार है और म्यूचुअल फंड अच्छा है, या म्यूचुअल फंड जी। बेकार है या एनपीएस अच्छा है। तो ये जो एक सोच है ना, मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके बताएं, क्या अभी भी आपको लगता है कि एनपीएस बेकार है या म्यूचुअल फंड्स बेकार है। आई थिंक मेरे हिसाब से एक बैलेंस होना जरूरी है, और ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी एसआईपी 10 साल तक नहीं तोड़ोगे, तो भाई कौन कह रहा है आपको एनपीएस के लिए, आप म्यूचुअल फंड रूट लीजिए। और आप कहते हो हम्म। कि नहीं राहुल, मैं तो, मेरा कल का भरोसा नहीं है, अगर मेरे अकाउंट में पैसे हैं मैं कल ही उड़ा दूंगा वो पैसे, तो भाई उस केस में फिर आप एनपीएस में डालिए ना, जिससे आपका लॉक इन रहे, आपका पैसा बेकार ना जाए। तो ये एक काफी लोग, हम लोग इस पे अटक जाते हैं कि 10% रिटर्न के, 11% रिटर्न के, 12%। आई थिंक वो साइड में रख के पहले एक जो हमारा हैबिट्स हैं उनको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पिछली 5 मिनट की डिस्कशन से निकल के आया है। और शरद जी मैं आप। राहुल, आपकी इजाजत से, इसमें आपकी इजाजत हो तो मैं एक एक चीज इसमें जोड़ दूं, जो एसआईपी से लोग, क्योंकि इसी से रेलेवेंट, एसआईपी से जो लोग भाग जाते हैं, एसआईपी बीच में कहते हैं बंद कर दो, और पिछले आपने देखा होगा 5-6 साल में ये ज्यादा हुआ है जब से मार्केट, क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ कि लोग जो स्टॉक मार्केट में ज्यादातर नए आए, 20-25 करोड़ हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट्स हैं इस समय, उसमें से एक्टिव तो बहुत कम है, पर मान के चलें टोटल डीमैट अकाउंट्स इतने हैं। तो अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने ये मंदी नहीं देखी थी स्टॉक मार्केट को, उन्होंने 2020 के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए देखा था। और मार्केट्स ऑलवेज हैव टू गो इनटू अ करेक्शन, तो उन्होंने देखी नहीं थी, तो एसआईपी उन्होंने धड़ाधड़ बंद करनी शुरू कर दी। और मुझे लगता है इसमें भी एक जनरेशनल राहुल गैप है, क्योंकि जो जेनजी है ना, जो यंगर लॉट है, उनमें थोड़ी सी क्षमा मांगते हुए, नोबडी शुड टेक इट अदरवाइज, थोड़ी सी पेशेंस कम है। उनको लगता है ये कल के लिए क्या रखना है यार, अभी आज खा के जो मेरी, अगर 5,000 रुपए महीना मेरी एसआईपी जा रही है, थोड़ा यार ये बचा के आई कैन हैव साल भर बचा के आई कैन गो फॉर अनदर हॉलीडे। तो उनको ऐसा नजर आता है, तो बट लेटर ऑन दे विल रिग्रेट। अगर आज की जो रिटायर्ड जनरेशन है राहुल, अगर वो आज, मुझे लगता है कि ये जो रिटायर्ड जनरेशन है ज्यादा कंफर्टेबली रह रही है, पर जो नेक्स्ट जनरेशन जब रिटायर होगी, वो इतनी कंफर्टेबली उनको रहने में दिक्कत आएगी बिकॉज ऑफ द हैबिट्स टुडे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। नहीं, ब्यूटीफुली पुट आउट शरद जी। थोड़ा सा अब मैं डिस्कशन ना कैपिटल गेन टैक्स की, जैसे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स हुआ या एनपीएस हुआ, मैं थोड़ा सा आपका समय गोल्ड पे भी लेना चाहूंगा, गोल्ड सिल्वर में। जी। कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर में टैक्सेशन अलग ही चलता है शायद, जी। और ईटीएफ्स में अलग चलता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा बारीकी से समझना चाहूंगा, अगर आपके अभी ऑन द टॉप ऑफ माइंड अगर टैक्स के लॉज अगर हैं, तो क्या जी। बता सकते हैं कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ्स में टैक्सेशन में क्या फर्क है? कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। आई थिंक जो ईटीएफ में जो आप टैक्सेशन चलाते हैं, वो बिकॉज दे आर ट्रेडेड इन द मार्केट, तो उसको हम जब सिक्योरिटी कैटेगरी में डाल देते हैं तो वो सिक्योरिटीज के हिसाब से चलता है। बट बेसिकली अब तो राहुल क्या है कि 12.5% स्टैंडर्ड कैपिटल गेन टैक्स हो गया है सब चीजों पे, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें। तो जब 12.5% टैक्स हो गया है, तो अब पहले बहुत फर्क आ रहा था, पर अब जब से 12.5% हुआ है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड। जो भी आपको गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म में, उसको 2 साल अगर आपने होल्ड किया हुआ है और आप उसको रख रहे हैं, उसके बाद 12.5% आपको उसके गेन पर टैक्स देना है। तो अब उतना राहुल फर्क नहीं रह गया। पहले जब ये रेट्स अलग अलग थे, बहुत सारे पीरियड्स अलग अलग थे, अब इस पे कंफ्यूजन ज्यादा हुआ करता था। बट नाउ बिकॉज ईटीएफ इज ट्रीटेड एज ए सिक्योरिटी, जो चीज भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है वो सिक्योरिटी कैटेगरी में आ जाती है, और अगर वो सिक्योरिटी कैटेगरी में आ जाती है तो उस पर फिर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो स्टॉक मार्केट वाला चलता है। बट फिजिकल गोल्ड में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो अलग चीज है, सो इट इज वी हैव टू प्रोबेबली होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नाउ आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हैज बीन डन नाउ। इसी एनॉमली को खत्म करने के लिए, आपको याद होगा जो फाइनेंस बिल 2025 आया था, उसमें बहुत सारी एनॉमलीज, इससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी एनॉमलीज इस प्रकार की समाप्त कर दी गई थी। तो आई थिंक 12.5% इज व्हाट पीपल शुड रिमेंबर ऑन लॉन्ग टर्म। और अगर आपको शॉर्ट टर्म हो रहा है, अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी कि आपने थोड़े टाइम में लेके उसको बेच दिया है, तो फिर आप हार्ड वाला है उसको तो आप अपने स्लैब रेट के हिसाब से तैयार रहिए देने के लिए।
और उसमें उसमें जो है वो 20% रेट आता है। ईटीएफ्स में। जी जी। आपसे कैपिटल गेन टैक्स का तो अपना थोड़ा डिस्कशन हुआ, म्यूचुअल फंड्स का, एनपीएस वगैरह का। अब मुझे आपसे गिफ्टिंग के ऊपर भी एक काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। गिफ्टिंग को जी मैं एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड की तरह यूज कर रहा हूं, बट कुछ लोग बोलते हैं कि मान लीजिए मैं अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे देता हूं, उनके जी अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, या वो मुझे देते हैं, तो उस पे टैक्स नहीं लगता है या लगता है? मतलब जी। ये एक क्लैरिफिकेशन मुझे आपसे चाहिए था कि मान लीजिए मैं अपने पेरेंट्स को देता हूं, स्पाउस को देता हूं, या अपने रिलेटिव्स में कजन्स वगैरह को देता हूं, तो उन पे टैक्सेशन कैसे लगता है? देखिए, कुछ रिलेटिव्स की लिस्ट इनकम टैक्स में दी हुई है। इन रिलेटिव्स में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, बहुत सारे इसमें रिलेटिव्स की लिस्ट है। अगर आप अपने उन रिलेटिव्स की लिस्ट को चेक करिए, अगर आप उन रिलेटिव्स को दे रहे हैं तो कितना भी अमाउंट आप दे सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ रखना है कि एक तो वो बैंकिंग मोड से ट्रांसफर होना चाहिए, यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक से, डीडी जो भी है, इट शुड बी थ्रू अ बैंकिंग चैनल। लेने वाले के ऊपर, देने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। पर अगर वो उस रिलेटिव की लिस्ट से बाहर है, ये ध्यान रखने वाली बात है राहुल, तो फिर 50,000 रुपीज से ऊपर का अगर आप देंगे तो जो ले रहा है उसके ऊपर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो जाके जुड़ जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो एक डॉक्यूमेंट या एक लेटर बना के रखिए, जिसमें आप लिख दीजिए दैट यू आर गिफ्टिंग दिस मनी, आप ये पैसा किसी को गिफ्ट की तरह से दे रहे हैं और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं प्यार मोहब्बत में, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो एक गिफ्ट डीड। वैसे तो गिफ्ट डीड बनती है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और अगर आप वो नहीं भी बना सकते हैं तो एक लेटर या ईमेल या कुछ एक मैसेज जरूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कल को जब पूछा जाएगा आपसे कि क्या चीज है, सो यू शुड बी एबल टू प्रूव इट बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट। और नॉन रिलेटिव से जो गिफ्ट है, जैसा मैंने बताया, 50,000 रुपए तक का सिर्फ माफ है, उससे ऊपर फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। कुछ इसमें एक अजीबोगरीब बात आपको मैं बताऊं राहुल के, जैसे चाचा ने भतीजे को गिफ्ट किया तो वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इट इज योर यू नो नेफ्यू। परंतु जब नेफ्यू उसको करेगा तो वो टैक्सेबल है। कुछ रिलेशंस ऐसे हैं, जैसे मामा ने भांजे को किया तो वो एग्जाम्पल, भांजे ने मामा को किया तो टैक्सेबल हो जाता है। तो कुछ रिलेशंस में द रिवर्स डजंट वर्क। बाकी मेनली जो रिलेशंस है, भाई बहन हो गए, मदर फादर हो गए, सास ससुर हो गए, साला साली, ऑल दोस रिलेटिव्स की लिस्ट है, बकायदा बहुत लंबी लिस्ट है। सो यू कैन चेक दैट लिस्ट देने से पहले, और उसमें आप कितना भी अमाउंट देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दो तीन चीजों में ध्यान रखना है। एक तो हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और आप अपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर रहे हैं, ये मैं तीन चीजें बताऊंगा। एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच में गिफ्ट, माइनर चाइल्ड को गिफ्ट, और एक अगर फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को गिफ्ट कर रहा है, और चौथा एक एचयूएफ भी होता है। तो ये अगर गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट की हुई इनकम से जो इनकम अक्रू होती है, अमाउंट से जो इनकम अक्रू होती है, वो फिर क्लब हो जाती है देने वाले के हाथ में। तो यानी कि एग्जाम्पल के लिए, अगर हस्बैंड ने वाइफ को मान लीजिए 5 लाख रुपए गिफ्ट किए, और वाइफ ने 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट बना दी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और उसमें से इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड फिर हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। या आपने मकान मान लीजिए गिफ्ट कर दिया है, और मकान कल को वाइफ ने बेच दिया, उस पर कैपिटल गेन हुआ, वो कैपिटल गेन भी हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। या उसमें से रेंटल इनकम आने लग गई है, मकान आपने गिफ्ट किया है, तो वो रेंटल इनकम भी हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो हस्बैंड वाइफ के जहां ज्यादातर मैंने देखा है ज्वाइंट नाम में प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा होगा अक्सर राहुल, इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया कि आप वाइफ का नाम डलवा देते हैं। अब एक तो डलवा देना होता है, एक होता है कि वाइफ ने जेन्युइनली अपने कमाए हुए पैसे से, अपनी स्किल से खरीदा है, तो फिर तो वो जिस प्रोपोर्शन में वाइफ ने कंट्रीब्यूट किया है उतना प्रोपोर्शन उनका माना जाएगा। वरना अगर सिर्फ नाम डलवा दिया है तो उसका कोई, वो एक थेरेटिकल एडिशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसकी इनकम सारी स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। अच्छा, तो ये मेरे लिए काफी नया कॉन्सेप्ट था शरद जी, कि आपने बताया कि अगर हस्बैंड ने 5 लाख रुपए वाइफ को दिए हैं, तो चूंकि वो पैसा हस्बैंड का है, उस पे ओनरशिप आइडियली हस्बैंड की थी गिफ्ट देने से पहले, तो उस 5 लाख पे मान लीजिए 10,000 का 5% भी 10% भी मैं मान के चलता हूं, जो भी एक्यूमुलेट जी होता है, वो इंटरेस्ट पे आप कह रहे हैं कि हस्बैंड को डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में? डिक्लेयर, हाँ उसको डिक्लेयर, क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको दैट इज टैक्स देना कॉल्ड पड़ेगा। क्लबिंग। इसको हाँ। क्लबिंग बोलते हैं। अच्छा। तो ये क्लबिंग, तीन तीन रिलेशंस मैंने आपको बताए, मैं दोहरा देता हूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लबिंग हो जाती है,
आप माइनर चाइल्ड को कुछ देते हैं तो उससे इनकम अक्रू होगी, वो पेरेंट जिसने दिया उसके हाथ में हो जाएगी। और अजीबोगरीब रिलेशन है कि ससुर जी अपनी अपनी बहुरानी को कुछ देते हैं तो वो भी क्लब हो जाती है। और एक चौथा एचयूएफ में, अगर एचयूएफ में मान लीजिए आप किसी मेंबर को एचयूएफ गिफ्ट करती है तो वो भी क्लबिंग फिर एचयूएफ के हाथ में हो जाती है। पर वो इतना एचयूएफ सब लोग बनाते नहीं है, इट्स नॉट वेरी कॉमन। तो इसलिए वो 3 रिलेशन आप याद रखिए, यहाँ पर क्लबिंग अप्लाई करती है। ओके। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ठीक है, मुझे डोनेशंस और गिफ्टिंग का समझ में आया। अम, आपने एचयूएफ की भी बात करी शरद जी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी काफी मतलब लोग कम करते हैं इसको। आपके हिसाब से ये करना चाहिए एक सैलरीड इंसान को कि नहीं? इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ फायदे? एक ब्रॉड लेवल पे अगर थोड़ा एक गाइडेंस देते तो समझ में आ जाएगा हमें। बिल्कुल इसमें फायदे होते हैं। देखिए, एचयूएफ का मतलब है कि आप यू शुड बी मैरिड। अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है तो आप एचयूएफ बना सकते हो। और एचयूएफ बनाने के लिए कोई खास वो नहीं, एक एचयूएफ सिंपल सी डीड बनती है, बैंक अकाउंट खुलता है, एक पैन नंबर होता है, तो आपके पास एक एडिशनल एसएससी घर में खड़ा हो जाता है। अब आप उसको एज ए टैक्स प्लानिंग टूल यूज कर सकते हैं। पर टैक्स प्लानिंग टूल ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहा कि आपने एचयूएफ को अपना कुछ अमाउंट गिफ्ट कर दिया, एचयूएफ को बैंक अकाउंट खुलवा के अलग से, तो उसमें जो इनकम होगी आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। ऐसे नहीं। पर जो पुश्तैनी इनकम है, सपोज आपने कुछ इनहेरिट किया है, उसको आप एचयूएफ में, आपके फादर का एचयूएफ था, उससे आपके एचयूएफ में आया एचयूएफ, तो आई थिंक दिस इज मोर फॉर सक्सेशन प्लानिंग। यानी कि अगर आप एचयूएफ आज बनाएंगे तो उसका फायदा धीरे धीरे करके आपकी आने वाली जनरेशन्स को होता जाएगा। सो दैट इज द वे एचयूएफ शुड बी प्लान। सीधा आप एचयूएफ बना देंगे कि अपनी कुछ इनकम काट के मैं एचयूएफ में डाल दूं, तो वो तो जैसा मैंने कहा उसमें क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। पर हाँ, आपकी बात का मैं एक सीधा जवाब दूं, एचयूएफ हर हर एक को बनानी चाहिए। इफ यू आर मैरिड तो आपको एचयूएफ बनानी चाहिए। उसमें एक कर्ता होता है, बाकी के को पार्टनर्स होते हैं, और जो मैरिड लेडी होती है उसको मेंबर बोलते हैं। तो थोड़ा सा आई वुड से लिटिल ऑर्थोडॉक्स और मेथड है, पर पुराना चला आ रहा है। आई मीन थोड़ी पेट्रियार्कल भी है, क्योंकि उसमें उसमें जो है थोड़ा सा पुरुषों का बोलबाला ज्यादा है, महिलाओं के लिए कुछ भेदभाव है एचयूएफ में, अनफॉर्चुनेटली। पर वो बहुत पुराना चला रहा है। बट लेट अस ओनली डिस्कस द टैक्स प्लानिंग एस्पेक्ट। टैक्स प्लानिंग में मुझे लगता है हर हिंदू फैमिली को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना के रखनी चाहिए। बहुत आसान है, कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। आप एचयूएफ डीड बनाइए और एक अलग बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए, और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप जमा करते जाइए। उसकी इनकम बनेगी आप में, भले क्लब हो जाए, पर जब आपका आगे चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन व्हेन दे इनहेरिट दिस एचयूएफ, तो उनको ये फायदा हो जाएगा कि उन लोगों को वो इनकम अपने टैक्स में नहीं देनी पड़ेगी। तो दिस इज द एडवांटेज। तो अगर आपके ग्रोइंग चिल्ड्रन है, आप बना दें, उसमें डालते जाए, और वो एचयूएफ का बेनिफिट जो है बच्चों को आगे जाके मिलता जाएगा। व्हेन चिल्ड्रन कैन कंटिन्यू दैट एचयूएफ, इट्स अ लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग टूल। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं राहुल, के कुछ जैसे कोई और बिजनेस शुरू किया, छोटा मोटा, कोई सैलरी वाला है, साथ में घर के किसी मेंबर से कोई बिजनेस शुरू कर लिया, इफ योर एम्प्लॉयमेंट परमिट्स, या किसी और के नाम से शुरू कर लिया, उस बिजनेस को एचयूएफ में शुरू कर दिया, आपने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, वो एचयूएफ उस बिजनेस को चला रहा है, तो एचयूएफ में वो बिजनेस, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ टैक्स प्लानिंग टूल। कि बिजनेस से होने वाली जो इनकम है वो एचयूएफ की इनकम धीरे धीरे करके बनती जाएगी। बेसिकली यू हैव टू कीप इन माइंड कि एचयूएफ की स्टैंड अलोन, यानी कि अपने बलबूते पर एक इनकम अगर खड़ी हो जाती है बिना आपके डेलिबरेट अटेम्प्ट किए कि आपने अपनी ही इनकम एक पास ऑन कर दी, तो वो फिर आगे जाके टैक्स प्लानिंग टूल बन जाता है। हाँ, तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात हो गई कि अगर मैं अपना एचयूएफ खोल लेता हूँ और उसमें मानो मैं 50 लाख डाल के ये सोचूं कि भाई अब ये 50 लाख पे जो भी एचयूएफ के चूंकि एचयूएफ के अम्ब्रेला के अंदर ये 50 लाख की ओनरशिप हो गई है, अब उस पे जो इनकम आ रही है, ऐसा नहीं है कि उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो मुझे अभी भी देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम्म। वो ओनरशिप मेरी ही थी, है ना? जी जी वो केवल अगर 50 लाख डालने के बाद वो बिजनेस खुद खुद से इनकम जनरेट कर रहा है तो वहां पर हाँ मेरे को सेविंग रहेगी, है ना? जी। और इसमें क्लबिंग में एक चीज और भी, क्योंकि एचयूएफ से भी संबंधित रखती है, आपने जो पहले बात करी, जो मैंने एग्जांपल दिया था हस्बैंड वाइफ का, और ये अभी एचयूएफ पे भी अप्लाई करेगा, ये मैं क्लेरिफाई कर दूं, ये बहुत काम की बात है। कि मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को, जैसे हमने ली 5 लाख रुपए, आपने जो एग्जाम्पल लिया उसी को आगे चलाता हूँ, 5 लाख रुपए आपने डोनेट कर दिया, गिफ्ट कर दिया, और उसमें से 10,000 रुपए की 10% के हिसाब से 50,000 रुपए की कमाई हुई। वो कमाई आपकी आएगी तो वो वाइफ के अकाउंट में, पर उसको इनकम टैक्स में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा राहुल, उस 50,000 के ऊपर जो इनकम आएगी, तो सेकंड टीयर इनकम होगी, वो क्लब नहीं होगी।
ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, एस्पेक्ट, इसीलिए एचयूएफ काम की हो जाती है। फर्स्ट लेग तो फर्स्ट ईयर तो क्लब हो जाएगा, पर उससे जो सेकंड ईयर आनी शुरू हो जाएगी वो पे क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है। नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि एक बार जो इनकम जनरेट हो गई उस पे आप देंगे, बट उसके बाद उस जो सेकेंडरी इनकम जनरेट होगी उस पे अपने यस को नहीं देना है। ओके, यस ये काफी यस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरी बात ये थी कि इसमें शायद 4 लाख की लिमिट होती है एचयूएफ में, कि जैसे नया पैन कार्ड बनता है इसका, तो शायद जी 4 लाख तक का इसमें एग्जाम्पशन मिलता है, जहां तक मुझे नॉलेज है, नहीं, या फिर? 4 लाख रुपीज न्यू रिजीम में, क्योंकि स्लैब है राहुल। अच्छा, ओके। आपको पता होगा ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख का स्लैब है। हम्म न्यू रिजीम में क्योंकि 4 लाख का स्लैब है, तो 4 लाख तक की तो आपकी एचयूएफ की इनकम वैसे ही टैक्सेबल नहीं होगी। तो हम्म। इसलिए वो 4 लाख कह दिया जाता है, क्योंकि अब स्लैब रेट ही 4 से शुरू होते हैं। और एचयूएफ के लिए भी स्लैब रेट्स वही हैं जो इंडिविजुअल के लिए हैं, 4, 8, 12, 16। जो इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट्स हैं टैक्स के, वही एचयूएफ के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोविजन उठा के सोशल मीडिया में या कहीं डाल देते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि एचयूएफ को कोई 4 लाख की एग्जेम्पशन है। वो वही जो बेसिक स्लैब एग्जेम्पशन है दैट अप्लाइज। ओके ओके ओके। तो आई थिंक हमने काफी डिस्कस किया है, मुझे आपके जी टाइम का भी रिस्पेक्ट करना है शरद जी। जी। तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हम यहीं तक रहेंगे। कुछ आप और हमें बताना चाहेंगे टैक्स के बारे में, अगर आपके पास 1-2 मिनट और हैं, कि भाई टैक्सेशन के लिए आप कुछ मोटी मोटी बातें याद में रखें, चाहे न्यू में है चाहे ओल्ड में है? आई थिंक न्यू रजीम में जैसा मैंने कहा ज्यादा लोग आ रहे हैं, एक बार अपना कैलकुलेटर पोर्टल पे दिया हुआ है, उसको डाल के कैलकुलेट कर लें आपके लिए क्या फायदेमंद है। और मैं वैसे भी बता देता हूँ, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, हाउसिंग लोन नहीं है, एचआरए नहीं है, तो ऑलमोस्ट चांस है कि आपको न्यू रजीम ज्यादा काम की रहेगी। और उसके हिसाब से टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करें। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी, कभी फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होते हैं, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट्स में या प्रॉपर्टी सेल में कहीं लॉस हुआ है, उसको कैरी फॉरवर्ड के तरीके होते हैं। कैपिटल गेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। आपने कोई घर बेचा है तो उसको टैक्स बचाने के क्या तरीके हैं। आपने कोई अगर स्टॉक्स बेचे हैं, उसको टैक्स पे बचाने के क्या तरीके हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यही कहना चाहूंगा कि 31 जुलाई क्योंकि नया टैक्स फाइलिंग सीजन शुरू हो गया है, फॉर्म्स नोटिफाई हो गए, तो आप लोग अपना टाइम से अपनी रिटर्न फाइल करें लॉग इन करके। और फॉर्म्स थोड़े लंबे दिखाई देंगे, बट है नहीं लंबे, नीचे फुटनोट्स लगे हुए हैं। और आपके साथ कभी आई लाइक टू कनेक्ट सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉर योर फॉलोअर्स, योर सब्सक्राइबर्स। I've been speaking a lot on the on the war related economic impacts क्या है इसके, गोल्ड सिल्वर आगे कहाँ जाएगा, हमारी स्टॉक मार्केट्स का क्या फ्यूचर है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, which I'm sure we'll find an opportunity to connect. For now, tax season has started. Please file your return on time is all I would like to say. अच्छा, ओके। मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि शरद जी के साथ मैं एक फॉलोअप सेशन करूं, चाहे वो गोल्ड या सिल्वर को लेके हो गया, मैंने शरद जी के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, जियो पॉलिटिकल पे सिचुएशंस पे काफ़ी इनका महारत है। गोल्ड सिल्वर के ऊपर बहुत सारे इनके अपडेट्स भी हैं। स्टॉक मार्केट को लेके भी बहुत सारी इन्होंने डिस्कशंस करी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में लिखिए कि ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके रिएक्शंस के हिसाब से कि मैं शरद जी से वापस से रिक्वेस्ट करूं और एक फॉलो अप डिस्कशन हम रखें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच शरद जी, आपका समय Thank बहुत you. ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और आज हमने फाइनली ये सेशन किया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो सो मच। It was my pleasure. Thank you so much. थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।